जैक रीचर एक ग्रेहाउंड बस से मार्ग्रेव नाम के एक छोटे से शहर में उतरता है। उसके पास बस थोड़े पैसे और कुछ जरूरी सामान है। वो एक लोकल डिनर में जाता है। उसके बैठने से पहले ही वो एक आदमी को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीजी करते हुए देखता है। बिना कुछ कहे वो उस आदमी को डराकर भगा देता है। फिर वो डिनर के अंदर जाता है और पीच पाई ऑर्डर करता है। जैसे ही वो अपना पहला निवाला लेने वाला होता है, उसे बाहर पुलिस की गाड़ियाँ आती दिखती हैं। वो धीरे से अपना कांटा नीचे रख देता है। पुलिस डिनर में घुस जाती है और उसे खून के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है। वे उसे जिप टाई से हाथ बांधकर जबरदस्ती बाहर खींचते हैं और पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। और स्टेशन पर रॉस्को कॉन्कलिन उसकी पूछताछ करती है। वो देखती है कि वो पूरी तरह चुप है। उसके पास जैक रीचर नाम का पासपोर्ट, थोड़े से पैसे और दूसरा विश्व युद्ध का एक पुराना फ्रेंच मेडल है। उसकी चुप्पी ऑफिसर्स को, खासकर चीफ मॉरिसन को परेशान करती है। चीफ उसे तब तक के लिए एक होल्डिंग सेल में फेंकने की धमकी देता है जब तक वो बात नहीं करता। इससे पहले कि ऐसा कुछ होता, ऑस्कर फिनले बीच में आ जाता है। वो ऑफिसर्स को रीचर को एक कॉन्फ्रेंस रूम में रखने का आदेश देता है। वो अपना परिचय इंचार्ज डिटेक्टिव के तौर पर देता है। वो रीचर को बताता है कि उसे उस सुबह हुए एक मर्डर के लिए अरेस्ट किया गया है। अपराध क्रूर था, लेकिन बड़ी चालाकी से किया गया था। विक्टिम की उंगलियां सूजी हुई थीं, जिससे उसे पहचानना मुश्किल हो रहा था। फिनले को लगता है कि एक वकील रीचर को बोलने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन रीचर आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ता है और वकील लेने से मना कर देता है। वो साफ कहता है कि उसने किसी को नहीं मारा, कम से कम हाल ही में तो नहीं, और इस शहर में भी नहीं। फिनले को उस पर शक होता है। उसे लगता है कि रीचर अपने मिलिट्री बैकग्राउंड की वजह से ऐसा क्राइम कर सकता है, लेकिन रीचर उसे गलत साबित कर देता है। वो बताता है कि जिस तरह से मर्डर को अंजाम दिया गया था, उससे लगता है कि 3 किलर्स थे। हर किसी का स्टाइल अलग था। ये किसी एक आदमी का काम नहीं था। फिनले को अभी भी उस पर भरोसा नहीं है। एक गवाह ने रीचर जैसे दिखने वाले एक आदमी को क्राइम सीन के पास घूमते देखा था। रीचर मानता है कि वो वही था। उसने बस ड्राइवर से उसे शहर की बॉर्डर पर उतारने को कहा था। वो मार्ग्रेव ब्लाइंड ब्लेक की वजह से आया था, जो एक ब्लूज म्यूजिशियन था, जिसके बारे में अफवाह थी कि वो वहीं मरा था। फिनले अभी भी संतुष्ट नहीं होता है। वो रीचर को तब तक के लिए एक होल्डिंग सेल में बंद कर देता है जब तक वो उसकी एलिबाई चेक नहीं कर लेता। सेल में बैठे हुए रीचर को अपना बचपन याद आता है। 1998 में उसकी फैमिली एक आर्मी बेस पर, वो और उसका बड़ा भाई जो बीच पर चलते हैं। वे बेस के कुछ और बच्चों से टकरा जाते हैं। उनमें से एक ने रीचर को धक्का दिया। बिना किसी झिझक के उसने और जो ने अपनी जैकेट उतार दी, लड़ाई के लिए तैयार। जो ने बुदबुदाया कि उनकी माँ सही थी, मुसीबत हमेशा उसे ढूंढ लेती थी। बाद में रॉस्को रीचर के लिए एक कप कॉफी लाती है। वो उससे जिप टाई हटाने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। चीफ मॉरिसन ने परमिशन नहीं दी है। वे थोड़ी देर बात करते हैं। वो आखिरकार मानती है कि वो किसी भी गंभीर चीज का दोषी नहीं लगता। उसका प्रिलिमिनरी बैकग्राउंड चेक साफ आया, लेकिन फिनले के साथ जाने से पहले वो उसकी कॉफी वापस ले लेती है। फिनले और रॉस्को अपनी इकलौती लीड का पीछा करते हैं। विक्टिम के जूते के नीचे चिपका हुआ एक फोन नंबर। ये एक लोकल फाइनेंस वाले बंदे पॉल हबेल का है। जब वे उसे ढूंढ निकालते हैं और उसे मर्डर के बारे में बताते हैं, तो हबेल तुरंत अपना जुर्म कबूल कर लेता है। रॉस्को उसके अधिकार रिकॉर्ड करने की तैयारी करती है, लेकिन उसे उनकी जरूरत भी नहीं होती। वो बस फिर से कबूल करता है कि उसने ही उस आदमी को मारा। फिनले को ये सच नहीं लगता। जितना वो जोर डालता है, उतना ही साफ होता जाता है कि हबेल झूठ बोल रहा है। वो बहुत नर्वस है, इल्जाम लेने को बहुत बेताब है। वे उसे फिर भी अरेस्ट कर लेते हैं और स्टेशन ले आते हैं। हबेल को रीचर के साथ उसी सेल में बंद कर दिया जाता है। फिनले रीचर को अपने साथ आने को कहता है, लेकिन रीचर तब तक मना कर देता है जब तक वे जिप टाई नहीं उतारते। फिनले जोर डालता रहता है और रीचर आखिर में बिना किसी मेहनत के मान जाता है। वो टाइस को ऐसे तोड़ देता है जैसे वो कुछ भी नहीं, फिर टूटे हुए टुकड़े जमीन से उठा लेता है। रॉस्को और फिनले बस घूरते रहते हैं, साफ तौर पर हैरान होकर। अब जब हबेल ने कबूल कर लिया है, रीचर जाने को तैयार है, लेकिन फिनले को इतना यकीन नहीं है। उसे अभी तक छूट नहीं मिलनी चाहिए। वे पार्किंग लॉट में खड़े होकर हबेल के कबूलनामे पर बात कर रहे हैं। ये झूठ है और वे दोनों ये जानते हैं। फिनले को अब भी लगता है कि हबेल कुछ छुपा रहा है, लेकिन रीचर को स्टीवनसन में ज्यादा दिलचस्पी है। वो अफसर जो स्टेशन पर हबेल से बार बार आंखें मिला रहा था। फिनले बताता है कि हबेल स्टीवनसन की कजिन से शादीशुदा है, लेकिन रीचर को लगता है कि ये सिर्फ फैमिली टाइज से बढ़कर है। फिनले रीचर को घमंडी कहता है, तो रीचर एक बात साबित करने का फैसला करता है। बस कुछ ही सेकंड में वो फिनले को पूरी तरह से भांप लेता है। वो हार्वर्ड गया था, उसका तलाक हो चुका है, उसने हाल ही में स्मोकिंग छोड़ी है। फिनले पहले कुछ नहीं कहता, लेकिन फिर मान लेता है कि रीचर सही है। वो सच में हार्वर्ड गया था। वो करीब 40 का है और उसके ट्वीट सूट से अब भी हल्की सिगरेट की बदबू आती है। अब कोई बहस बाकी नहीं थी। फिनले रीचर को अपने पीछे अंदर आने को कहता है। फिनले के ऑफिस के अंदर वे स्टीवनसन से पूछताछ करते हैं। रीचर जल्दी से मर्डर के 3 मुख्य मोटिव्स बताता है, ये देखने के लिए कि उनमें से कोई मैच करता है या नहीं। स्टीवनसन पुष्टि करता है कि हबेल आधी रात के बाद फैमिली के साथ था, तो वो ऐसा कर ही नहीं सकता था।
फिनले उसे जाने को कहता है, लेकिन अब उसके पास एक और प्रॉब्लम है। हबेल जैसा बंदा उस मर्डर को क्यों कबूल करेगा जो उसने किया ही नहीं। वो सोचता है कि सच्चाई जानने का एक ही तरीका है कि रीचर उससे जेल में बात करे, इससे पहले कि उन्हें ले जाया जाए। रीचर ऑफिसर से कहता है कि वे हबेल के पास जो भी है सब लॉक करें। फिर वो रॉस्को की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है कि उससे बात करके अच्छा लगा। इसके तुरंत बाद उसे और हबेल को लोकल जेल में ले जाया जाता है। अफसर स्पाइवी उनका इंटेक संभालता है और स्ट्रिप सर्च करवाने की कोशिश करता है। रीचर तुरंत मना कर देता है, ये जानते हुए कि ये गैर कानूनी है। स्पाइवी बहस करने की कोशिश करता है, लेकिन रीचर टस से मस नहीं होता। कुछ ताने मारने के बाद स्पाइवी हार मान लेता है और उन्हें उनकी सेल में ले जाता है। अंदर पहुंचते ही हबेल बातें करना बंद नहीं करता। रीचर उसे चुप रहने को कहता है। अगली सुबह फिनले अपनी डेस्क पर बैठा होता है, अपनी वेडिंग रिंग को सतह पर घूमते हुए देखता है। एक पल बाद वो अपना फोन उठाता है और शैरन को कॉल करता है। वो उससे कहता है कि वो उसे मिस करता है और वो जॉर्जिया के एक छोटे से शहर में एक मुश्किल केस पर काम करते हुए फंसा हुआ है। कॉल खत्म होते ही रॉस्को रीचर की मिलिट्री फाइल लेकर आती है। वो उसके स्टैट्स पढ़ने लगती है और हर डिटेल के साथ फिनले और भी ज्यादा इम्प्रेस होता जाता है, भले ही वो दिखावा करे कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। रीचर ने मिलिट्री पुलिस में 100 से ज्यादा केस सॉल्व किए थे और हर एक में गुनाह साबित हुआ था। उसके पास बहुत सारे मेडल्स थे और सभी बड़े बड़े नाम वाले थे। फिनले ये सोचता रहता है कि रीचर जैसा आदमी मार्ग्रोव में आखिर कर क्या रहा है, लेकिन रॉस्को कुछ और ही सोच रही है कि वो जेल में बंद क्यों है। अगर उसे रॉस्को ने जेल में डाला होता तो वो परेशान होती। फिनले उसे अपने ऑफिस से बाहर जाने को कहता है और वो मान जाती है। इसी बीच जेल में रीचर तुरंत समझ जाता है कि उन्हें लाइफर्स के साथ जनरल पॉपुलेशन में डाल दिया गया है। वो हम्बल की तरफ मुड़ता है और उसे चेतावनी देता है कि ऐसी जगह पर वो सिर्फ एक करेंसी है जिसे लोग इस्तेमाल करेंगे या फिर बदल देंगे। हम्बल को अपनी ताकत बचानी चाहिए। फिर रीचर ऐसे बिस्तर पर लेट जाता है जैसे उसे दुनिया में कोई फिक्र ही ना हो। ज्यादा देर नहीं लगती और मुसीबत उन्हें ढूंढ लेती है। कैदियों का एक ग्रुप अंदर आता है। उनमें से एक हम्बल की जूते लेता है, फिर उसका चश्मा और फिर उसे पैर से कुचल देता है। वही आदमी धमकियां देना शुरू कर देता है। साफ है कि उसे किसी विरोध की उम्मीद नहीं है, लेकिन इससे पहले कि कुछ बुरा होता रीचर बीच में आ जाता है। वो उन्हें 3 गिनने तक का समय देता है कि वे चले जाएं। वे नहीं जाते तो रीचर लीडर को सिर से टक्कर मारता है और उसे वहीं बेहोश कर देता है। उसके दोस्त हिचकिचाते हैं, लेकिन इससे रीचर रुकता नहीं है। वो उनमें से एक का चश्मा लेता है, फिर बाकी सबको बिना किसी परवाह के सेल से बाहर निकाल देता है। वो चश्मा पहनता है, फिर हम्बल के पीछे पीछे जेल के यार्ड की तरफ बढ़ जाता है। रीचर और हम्बल जेल के यार्ड में बेंच पर बैठते हैं। रीचर हम्बल को भरोसा दिलाता है कि वो सुरक्षित रहेगा, लेकिन हम्बल डरा हुआ है। वो बताता है कि कुछ खतरनाक लोगों ने उसे अपने गलत कामों में मदद करने के लिए मजबूर किया था। अगर उसने उनके ऑपरेशन को खराब किया तो वे उसे उसके परिवार के सामने टॉर्चर करेंगे और फिर उसे और उसकी पत्नी को मार देंगे। बाद में वे बाथरूम जाते हैं, तभी कैदियों का एक ग्रुप अंदर आता है और बाकी कैदियों को बाहर जाने पर मजबूर करता है। रीचर उन्हें चले जाने को कहता है, लेकिन वे उसे अनदेखा कर देते हैं। लड़ाई शुरू हो जाती है और रीचर उन्हें एक एक करके नीचे गिरा देता है। सिक्योरिटी टीम को अलर्ट किया जाता है और जब रीचर थोड़ी देर के लिए हमलावरों से घिर जाता है तो वो फिर से कंट्रोल पा लेता है और उन्हें खत्म कर देता है। जैसे ही गार्ड्स आते हैं, उनमें से एक ऑफिसर सवाल करता है कि रीचर और हम्बल जनरल पॉपुलेशन में थे ही क्यों। गार्ड्स उन्हें वापस ऊपर ले जाते हैं और एक प्राइवेट रूम में रखते हैं। आधिकारिक तौर पर वे पूरे समय वहीं थे। रीचर रेडियो पर हल्के म्यूजिक की आवाज से जागता है। हम्बल ने इसे लगाया था कुछ शांतिदायक की उम्मीद में। रीचर को खाने की ट्रे दिखती है और हम्बल उसे दोनों ट्रे दे देता है। हम्बल को डर है कि एक बार बेल मिलने पर उसे मार दिया जाएगा, लेकिन रीचर सोचता है कि वो ठीक रहेगा क्योंकि वो उनके ऑपरेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। रीचर को इस बात से परेशानी है कि कोई उसे क्यों मारना चाहता है। स्पाइवी ने उन्हें फंसाया था, उन्हें जनरल पॉपुलेशन में डलवाया था और कैदियों को बाथरूम में हुई लड़ाई के दौरान उन्हें मारने के लिए पैसे दिए गए थे। रीचर जैसे ही रिहा होगा मार्ग्रोव छोड़ना चाहता है। उस दोपहर रीचर और हबल को आखिर बाहर निकाला जाता है। रॉस्को उसका इंतजार कर रही होती है, उसे लिफ्ट देती है और उसका सामान भी वापस कर देती है। वो उसे ग्रे हाउंड की फुटेज भी दिखाती है जिसमें वो पिछली रात बस में चढ़ता दिख रहा है। वो मानती है कि उसे फुटेज के लिए झूठ बोलना पड़ा, लेकिन उसे बाहर निकालने का यही एक तरीका था, जबकि वे हबल पर दबाव डाल रहे थे ये देखने के लिए कि वो टूटता है या नहीं। रीचर को प्लान पसंद आता है और वो उसे ऑफिसर रॉस्को कहता है। वो उसे टोकती है। रॉस्को उसका पहला नाम है, कॉन्क्लिन उसका सरनेम है। वो पूछती है कि क्या उसे चोट लगी है और वो एक खरोच की बात करता है, लेकिन जोर देता है कि वो ठीक है। वो शहर छोड़ने का प्लान बनाता है और उसे बुरा लगता है कि मार्ग्रेव में उसका स्वागत इतना बुरा हुआ। वो उसे जल्दी डिनर करवाकर इसकी भरपाई करने वाली थी, जिसके लिए वो तुरंत मान जाता है, लेकिन पहले उसे नए कपड़े चाहिए, इसलिए वे एक सस्ती कपड़े की दुकान पर रुकते हैं। ड्राइव करते हुए वो उसके जीवन के बारे में पूछती है और वो बताता है कि वो अपनी शर्तों पर देश देखना चाहता है, कहीं भी सेटल हुए बिना।
उसकी पेंशन हर महीने बैंक में आती है, इसलिए उसे किसी घर की जरूरत नहीं है। उसका अकेला परिवार उसका भाई जो है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो कहाँ है। दुकान के अंदर रॉस्को उस पर मार्ग्रेव आने का कारण पूछने के लिए दबाव डालती है। रीचर सच बताता है, वो ब्लाइंड ब्लेक की वजह से यहाँ है। कुछ समय पहले वो टैम्पा के एक बार में था जहाँ पुलिस डॉग ब्लूज बज रहा था और इससे उसे जो के साथ ब्लाइंड ब्लेक के बारे में हुई बातचीत याद आ गई। फिर उसने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था कि ब्लाइंड ब्लेक ने अपना आखिरी शो मार्ग्रेव में किया था, तो उसने वहाँ जाने का फैसला किया। रॉस्को उसे शहर में छोड़ देती है और जैसे ही वो चलता है लोग उसे ऐसे बचते हैं जैसे वो कोई बुरी खबर हो। वो कैस्पर टील को समर्पित एक मूर्ति पर रुकता है, फिर शेव कराने के लिए एक नाई की दुकान पर जाता है। अंदर वो मिस्टर मॉसले से बात करता है और ब्लाइंड ब्लेक के बारे में पूछता है। वे ब्लूज म्यूजिक के अपने प्यार को लेकर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। मॉसले पहले से जानता है कि रीचर कौन है, पूरा शहर बात कर रहा है, लेकिन वो उससे डरता नहीं है। जब से रॉस्को ने उसका नाम साफ किया है, वो रीचर को ब्लाइंड ब्लेक और क्लेरनर फाउंडेशन के शहर पर प्रभाव के बारे में बताता है। तभी एक ट्रक बाहर आकर रुकता है। केजे, क्लेरनर और उसका कजिन डॉसन बाहर आते हैं, रीचर को देख रहे होते हैं। वो दुकान से बाहर निकलता है और घूरने के लिए केजे से भिड़ जाता है। केजे मुस्कुराता है, कहता है कि उसने रीचर की फाइल पढ़ी है, खासकर बगदाद से उसके खिलाफ लगे वे आरोप जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। वो रीचर को चेतावनी देता है कि मार्ग्रेव इतनी आसानी से बातें नहीं भूलता। रीचर पुलिस स्टेशन जाता है और उसे पता चलता है कि एक और लाश मिली है। रॉस्को डिनर कैंसिल कर देती है, जिससे उसे निराशा होती है। वो इस बात को लेकर भी अनिश्चित है कि क्या वो अभी शहर छोड़ सकता है। इससे पहले कि वो जवाब दे पाता, फिनले गुस्से में आता है, उस पर लॉकअप में हबल से बात करने का आरोप लगाता है। रीचर मना करता है, लेकिन फिनले उस पर विश्वास नहीं करता। रीचर को वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिनले उसे वापस जेल में डालने की धमकी देता है जब तक कि एक फोरेंसिक साइंटिस्ट उसकी एलिबी फुटेज की जांच पूरी नहीं कर लेता, या वो उनके साथ मुर्दा घर आ सकता है अगर उसे हबल के बारे में कुछ याद आता है। मुर्दा घर में मेडिकल एग्जामिनर जैस्पर क्राइम की डिटेल्स बताता है। पहले जॉन डो को पहचानना मुश्किल है क्योंकि उसके दांतों का काम मिला जुला है, कुछ अमेरिका में हुआ है और कुछ विदेश में। डर्मेटाइटिस रिएक्शन की वजह से उसके फिंगरप्रिंट खराब हो गए हैं। रीचर मॉनिटर पर विक्टिम के हाथ को देखता है, उसे तुरंत कुछ अजीब लगता है। विक्टिम को लेटेक्स से एलर्जी थी, इसीलिए किलर्स ने पॉलीविनाइल ग्लव्स पहने होंगे। अलग अलग डेंटल वर्क से पता चलता है कि उसे उस समय जहां भी रहता था वहीं ट्रीटमेंट मिला था। फिर रीचर को कुछ और नजर आता है। विक्टिम का दाहिना हाथ टूटा हुआ था, जिसे 8 साल की उम्र में बर्लिन में ठीक किया गया था। उसके टॉन्सिल 10 साल की उम्र में सियोल में निकाले गए थे। जास्पर शव को स्टोरेज से निकालता है और चेहरा दिखाता है। रीचर हैरान होकर देखता रहता है। वो आदमी का हाथ उठाता है और उसकी बाईं कलाई पर एक निशान देखता है। उसे बचपन की बात याद आ जाती है। उसने अपने भाई के साथ कुश्ती लड़ी थी और गलती से उसे गर्म चूल्हे पर धक्का दे दिया था। उसी वजह से उसके भाई को वो निशान मिला था। रीचर चुपचाप मॉर्ग से निकलता है, लेकिन फिनले उस पर इल्जाम लगाना बंद नहीं करता। तनाव बढ़ जाता है जब तक कि रोज को बीच बचाव करनी नहीं आती। वो रीचर को कार की पिछली सीट पर बैठने के लिए कहती है। वो जानती है कि रीचर फिनले को तब तक चोट नहीं पहुंचाएगा जब तक उसके पास कोई वजह न हो, लेकिन अभी फिनले उसे एक वजह दे रहा है। उसे भरोसा है कि वो ऐसा नहीं करेगा। रीचर बिना कुछ कहे कार में बैठ जाता है। जैसे ही वे ड्राइव करते हैं, उसके दिमाग में बातें घूमने लगती हैं। वो सोचता है कि क्या जो ने उसे ब्लाइंड ब्लेक के बारे में किसी वजह से बताया था, जैसे कोई सुराग या उसे यहाँ लाने का कोई तरीका। शायद जो चाहता था कि वो मार्ग्रेव में जो कुछ हो रहा था उसके बारे में कुछ करे। फिनले पूछता है कि वो क्या करने वाला है। रीचर जरा भी नहीं हिचकिचाता। वो हर जिम्मेदार व्यक्ति को ढूंढेगा और उन्हें मार डालेगा। वापस प्रेसिंक्ट में रीचर गुस्से में निकल जाता है। फिनले रोस्को को रीचर को उनके केस को खराब न करने के लिए कहता है। रीचर ने मॉर्ग में उसकी बात सुनी थी और अगर अब वो नहीं सुनता तो फिनले कहती है कि उसे गोली मार देनी चाहिए। रोस्को एक स्क्वाड कार में रीचर का पीछा करती है। वो तुरंत नोटिस करता है कि वो उसका पीछा कर रही है। वो उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन में दखल न देने के लिए कहता है, लेकिन वो भी उसे बेबी सिट करने में दिलचस्पी नहीं रखती। वो अपना काम करना चाहती है और वो इसमें अच्छी है। रीचर उसकी खराब टेलिंग स्किल्स का मजाक उड़ाता है, लेकिन वो पहले से ही जानती है कि वो हबल के पास उस आदमी से पूछताछ करने जा रहा है। वो उसका पीछा करती रह सकती है या वो उसे अंदर आने दे सकता है। वो पैदल चलने से बचने का फैसला करता है और उसे हबल के घर अपने साथ आने देता है। चार्ली उनका अभिवादन करती है। वो रीचर को जेल में उसके पति की रक्षा करने के लिए धन्यवाद करती है। वो नहीं जानती कि पॉल कहाँ है, लेकिन रीचर उसे बताता है कि पॉल का शव हाईवे के पास मिला था, जो के पास पॉल का नंबर था। चार्ली को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों होगा। टैली और लूसी अंदर आती है और चार्ली उन्हें ऊपर सोने भेज देती है। वो कहती है कि टैली चश्मा पहनती है, लेकिन लूसी से छोटी है। रीचर बाथरूम यूज करने के लिए पूछता है, लेकिन जैसे ही वो घर में चलता है वो जासूसी करना शुरू कर देता है। उसे पॉल के जूते मिलते हैं और एक पर एक जाना पहचाना बीच दिखता है। वो रोस्को से कहता है कि वो बाहर जा रहा है। रीचर को समझ आता है कि लड़कियों के बीच इकलौता अंदर चश्मा है, बाकी सब कुछ अलग है। उसे लगता है कि जिन बदमाशों ने उस पर हमला किया था वे चश्मे वाली को टारगेट करना चाहते थे। उसके पास सनग्लासेस थे क्योंकि उसने उन्हें एक साल
साथी कैदी से लिया था। रीचर को शक है कि हबल या तो फरार है या पहले ही पकड़ लिया जा चुका है। उसने रॉस्को को वो बीज दिखाया जो उसे जूते पर मिला था और रॉस्को ने उसे हिचहाइकर सीड बताया। ये वहीं उगा होगा जहाँ जो की बॉडी मिली थी। वे उस जगह की जांच करने जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई कांटेदार बीज नहीं मिलते। रीचर को अभी भी लगता है कि ये जरूरी है। उसका मानना है कि जो को गोली मारने वाला एक माहिर शूटर था। वो हत्या और क्राइम सीन के डिटेल्स बताता है। वो बता सकता है कि शूटर को मारने में मजा आया। रॉस्को जो के बारे में पूछती है। वो सोचती है कि क्या वे करीब थे या उनका कोई परिवार था। वो पूछती है कि जो क्या काम करता था। रीचर कहता है कि जब वे जवान थे तब वे करीब थे। जो का कोई परिवार नहीं था और पिछली बार जब उन्होंने बात की थी तब वो होमलैंड सिक्योरिटी के साथ काम करता था। उसे नहीं पता कि किस डिपार्टमेंट में, क्योंकि उन्होंने काफी समय से बात नहीं की थी। रीचर अचानक एक मोटल ढूंढने निकल पड़ता है और रॉस्को की राइड की पेशकश ठुकरा देता है। रॉस्को उसके पीछे मोटल जाती है। वो ऑफिस से बाहर आता है और कुछ नौजवान उसे परेशान करने लगते हैं। रीचर जानता है कि वे उसका इंतजार कर रहे थे। क्लाइनर ने उन्हें उससे निपटने के लिए पैसे दिए थे। रीचर उनसे निपटने में दिलचस्पी नहीं रखता, लेकिन लड़कों में से एक ग्राहम उसकी पीठ पर एक कैन फेंकता है और उसे पीटने की धमकी देता है। लड़ाई शुरू होती है। रीचर उनके हाथ तोड़ देता है और एक बच्चे को अपनी चौकी से गाड़ी चलाने के लिए छोड़ देता है। रॉस्को सोचती है कि मार्ग्रेव में क्या चल रहा है। सुबह रीचर एक कुत्ते को एक खाली पानी के कटोरे के साथ देखता है। वो बाढ़ कूद कर जाता है और नली से कटोरे में पानी भरता है। मालिक बाहर आता है और दावा करता है कि उसने कुत्ते को पहले पानी दिया था, लेकिन रीचर उसे झूठा कहता है। मालिक उसे जाने को कहता है तो रीचर कुत्ते को सहलाता है और चला जाता है। वो स्टेशन जाता है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो रॉस्को बात नहीं कर पाती क्योंकि चीफ मॉरिसन की हत्या कर दी गई थी। रीचर कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया और रॉस्को जानती है कि उसने नहीं किया। वो उसके साथ कार में बैठ जाता है। जब वे क्राइम सीन पर पहुंचते हैं तो फिनले पहले से ही वहां होता है। ये रीचर ने बॉस्टन में जो कुछ भी देखा था उससे भी बुरा था। रीचर को पता चलता है कि मॉरिसन को दीवार पर कीलों से जड़ा गया था और क्राइम सीन बिल्कुल वैसा ही है जैसा हबल ने उसे जेल में बताया था। जैस्पर जब वे पहुंचते हैं तो कोरोनर अपनी रिपोर्ट दे रहा होता है। रीचर को लगता है कि मॉरिसन को मारने में 4 लोग लगे होंगे और उसके अंडकोश उसके पेट में मिले थे। फिनले उसे बाहर खींचता है और रीचर हबल की चेतावनी समझाता है। उसने पहले झूठ बोला था क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो मार्ग्रेव के कॉप्स पर भरोसा कर सकता है या नहीं। फिनले सुझाव देता है कि जो भी गंदा हो सकता है, लेकिन रीचर असहमत होता है। हालांकि उसे लगता है कि मार्ग्रेव पीढ़ी गंदा है। उसे याद है कि बेकर को स्टेशन पर उसके भागने की चिंता नहीं थी क्योंकि वो जानता था कि रीचर बेगुनाह था। रीचर जानता है कि रॉस्को गंदी नहीं है, लेकिन उसे फिनले के बारे में संदेह है क्योंकि वो मॉरिसन की नौकरी के लिए अगला था। रॉस्को बीच में आती है ये कहते हुए कि मेयर थियल ने खुद को एक्टिंग चीफ बना लिया है, जिसका मतलब है कि टील गंदा है और फिनले ठीक है। मॉरिसन की मौत एक मैसेज था और रॉस्को और फिनले इसे अकेले नहीं संभाल सकते। उन तीनों को एक साथ काम करने की जरूरत है। रीचर को लगता है कि हबल पहले ही मर चुका है। रीचर और रॉस्को हबल के घर जाते हैं जहाँ चार्ली कहती है कि पॉल कभी घर नहीं आया। रॉस्को वहीं रहने का फैसला करती है क्योंकि वो हथियार बंद है, लेकिन रीचर को फिनले से बात करने के लिए भेजती है। रीचर को हबल की कार चाहिए। वो गैराज के लॉक बॉक्स से एक चाकू निकालता है और रॉस्को से कहता है कि जो भी घर के पास आए और 6 फुट 5 इंच से ज्यादा लंबा हो उसे गोली मार दे। वो उसे बंदूक नहीं देती है। रीचर टाउन मीटिंग में जाता है जहाँ टील खुद को पुलिस का चीफ बनाने के बारे में भाषण दे रहा होता है। शहर के लोग टील और फिनले दोनों पर हंसते हैं। टील इस बात से इनकार करता है कि हत्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मिस्टर क्लाइनर बीच में आता है, रीचर के बेगुनाही की गवाही देता है और कहता है कि उसका भाई भी पीड़ितों में से एक था। वो बताता है कि कैसे 5 साल पहले मार्ग्रेव में सब कुछ गड़बड़ था और उसने कैसे इसे ठीक करने में मदद की। वो चीजें ठीक करने का वादा करता है। के और उसका कजिन कमरे के दूसरे कोने से रीचर को घूरते हैं। मीटिंग के बाद फिनले टील से हत्याओं को जोड़ने के बारे में बात करता है। टील मना कर देता है, ये कहते हुए कि वे आपस में जुड़े नहीं हैं। वो फिनले को मॉरिसन के हालिया दोष सिद्ध मामलों के आर्काइव्स में छानबीन करने के लिए भेजता है क्योंकि हत्यारा शायद उन्हीं लोगों में से कोई है। टील हाईवे पर हुई हत्याओं को मॉरिसन की मौत से ज्यादा प्राथमिकता देने से भी मना करता है। फिनले रीचर को बताता है कि टील ने उसे बेकार के काम में लगा दिया है। रीचर सोचता है कि क्लाइनर कुछ गड़बड़ कर रहा है और उसकी जांच करनी चाहिए, लेकिन फिनले चेतावनी देता है कि उसकी जांच करने से शहर वाले रीचर से और ज्यादा नफरत कर सकते हैं और फिर वो आर्काइव्स खंगालने में फंस जाएगा। रीचर चाहता है कि वे उन मामलों में देखने का नाटक करें जबकि वे असली काम पर ध्यान दें, जैसे जो की रेंटल कार की जांच करना। उन्हें हबल के परिवार की भी रक्षा करनी है।
फिनले ने अपने FBI दोस्त पिकार्ड को अटलांटा से बुलाने का फैसला किया ताकि वो उनकी देखरेख कर सके, क्योंकि वो उस पर भरोसा करता है। वो रीचर को फोन लेने के लिए भी कहता है। फिनले के जाने के बाद टील रीचर के पास आता है और जो की मौत पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता है। वो कातिल को ढूंढने का वादा करता है और कहता है कि शहर छोड़ने से पहले वो रीचर को अपडेट देता रहेगा। रीचर साफ कर देता है कि वो मार्ग्रेव में ही रहेगा, जो टील को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। रीचर मॉसले के बार्बर शॉप के बगल वाली दुकान से एक फोन खरीदता है। मॉसले जो के बारे में अपनी हमदर्दी दिखाता है, लेकिन रीचर को चेतावनी देता है कि कुछ स्पेनिश बोलने वाले लड़के उसके बारे में पूछ रहे थे। रीचर सोचता है कि क्या मॉसले चिंतित है, लेकिन मॉसले जोर देता है कि ये सिर्फ बिजनेस की बात है। रीचर को जल्द ही एक और शेफ की जरूरत पड़ सकती है। चार्ली रॉस्को से बात करती है कि रीचर एक अच्छा इंसान है जो उनकी मदद कर सकता है। रीचर वापस आता है और चार्ली से सामान पैक करने को कहता है, क्योंकि उसे हिरासत में लिया जा रहा है FBI एजेंट पिकार्ड के साथ। चार्ली हिचकिचाती है, लेकिन रीचर कहता है कि हबल भी यही चाहता। वो बेमन से मान लेता है कि पॉल शायद मर चुका है, लेकिन चार्ली को अब अपने बच्चों का ध्यान रखना होगा। रॉस्को हैरान रह जाती है। रीचर पिकार्ड का इंतजार करने निकलता है और बाहर एक बच्चों की साइकिल देखता है। रीचर को ओकिनावा में बिताया अपना वक्त याद आता है, जहाँ कुछ बड़े लड़के बिली नाम के एक स्पेशल नीड्स वाले बच्चे को परेशान कर रहे थे। रीचर बीच में आता है और उन बदमाशी करने वालों को भगा देता है। बिली का डैड आता है और बदमाशी करने वाले भाग जाते हैं। वापस वर्तमान में रीचर देखता है कि एक काली कार आकर उसे देखती है और फिर चली जाती है। वो अंदर आता है और सबको निकलने को कहता है, भले ही वे तैयार न हो। दरवाजा खुलता है और रीचर रॉस्को की बंदूक पकड़ लेता है। वो आदमी बताता है कि वो पिकार्ड है और रीचर उसकी पहचान की पुष्टि करता है। वो चार्ली को बैक कार में रखने में मदद करता है। पिकार्ड रॉस्को को बताता है कि ये ऑपरेशन ऑफिशियल नहीं है और वो परिवार की देखभाल के लिए पर्सनल छुट्टियां ले रहा है। वो नहीं चाहता कि उसे कोई नुकसान हो और रॉस्को वादा करती है कि वो ऐसा नहीं होने देगी। पिकार्ड के जाने के बाद रीचर रॉस्को को फिनले के पास वापस भेजता है और वॉरबर्टन में स्पाइवी को ढूंढने चला जाता है। जो कोई भी स्पाइवी को पैसे दे रहा है वही सब कुछ चला रहा है। रीचर स्पाइवी को कॉल करता है, फिनले होने का नाटक करता है और जेल की घटना के बारे में अपनी कहानियों को सही करने के लिए एक मीटिंग सेट करता है। वे देर रात एक बार की पार्किंग में मिलते हैं। स्पाइवी को कोई हैरानी नहीं होती कि रीचर ने उसे फंसाया, इसलिए उसने भी वही किया। एक कार आकर रुकती है और एक बंदूकधारी आदमी रीचर के सामने खड़ा हो जाता है। गाड़ी का डिग्गी खुलता है और आदमी रीचर को अंदर जाने का ऑर्डर देता है, लेकिन रीचर मना कर देता है क्योंकि वो बहुत छोटा है। वो जानता है कि आदमी हिचकिचाएगा और वो इसका फायदा उठाकर उन लड़कों को निहत्था कर देता है। रीचर उनमें से एक आदमी के साथ चाकूबाजी में पड़ जाता है और झगड़ा और बढ़ जाता है, जिसमें रीचर की पीठ पर कट लग जाता है। पुलिस आ जाती है और रीचर एक ऑफिसर के पीछे भागते हुए निकल जाता है। रोस्को मार्ग्रेव पीडी में रेंटल कारों की जांच कर रही है, लेकिन ये एक डेड एंड है। चीजें गलत होने के बाद रीचर खून से लथपथ होकर आता है। रोस्को उसे पट्टी करती है, हालांकि वो टांके लगवाने से मना कर देता है। फिनले इस बात पर गुस्सा है कि लड़ाई में शामिल लड़के पकड़े नहीं गए, क्योंकि अब वे उनसे पूछताछ नहीं कर सकता। रीचर मजाक करता है कि उसने फिनले जैसी आवाज निकालने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाया। फिनले बताता है कि लड़ाई में शामिल आदमी साउथ अमेरिकन मिलिट्री के थे। रोस्को को पता चला कि जो सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता था, लेकिन इसका कुछ भी मतलब हो सकता है। रीचर को शक है कि ये जालसाजी से जुड़ा है, क्योंकि हबल बैंक मैनेजमेंट में काम करता था। रोस्को ऑफिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन से कॉल का इंतजार कर रही है। रीचर स्पाइवी के घर की तलाशी लेना चाहता है, लेकिन गार्ड के पते के बारे में कोई पब्लिक जानकारी नहीं है, इसलिए फिनले उसे घर भेज देता है। रीचर एक बार में जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिनले मना कर देता है, कहता है कि शहर के लोग पहले से ही गुस्सा हैं। रीचर चला जाता है और फिनले रोस्को को फिर से रीचर की ड्यूटी पर लगा देता है। पार्किंग में रोस्को उसे शहर के बाहर एक रोड हाउस ले जाने की पेशकश करती है, क्योंकि वो जानती है कि उसे एक ड्रिंक की जरूरत है। वो कहती है कि शायद वहाँ उसे पसंद आने वाला ब्लूज म्यूजिक भी बजेगा। उसे पहले कपड़े बदलने हैं और रीचर को ऐसी शर्ट चाहिए जिस पर खून ना लगा हो। वे रोड हाउस के लिए गाड़ी चलाते हैं और रेडियो पर ब्लाइंड ब्लेक बज रहा होता है। वे पहुंचते हैं, कुछ बियर पीते हैं और पैट्सी क्लाइन का गाना बजने लगता है। नाचना तो कानून है, लेकिन रीचर नहीं नाचता। उसकी माँ ने उसे नाचना सिखाया था, लेकिन जब वो पूछता है तो बात अक्सर बहुत सारी मारपीट पर खत्म होती है। रोस्को उसे चिढ़ाती है, उसे फ्रैंकेनस्टाइन का मॉन्स्टर कहती है और वे एक साथ स्लो डांस करते हैं। जब वे निकलने को तैयार होते हैं तो बारिश हो रही होती है। रीचर उसके लिए अपनी जैकेट उतारने लगता है, लेकिन उसे उसकी जरूरत नहीं होती। वो बारिश में बाहर भागती है और कार में कूद जाती है। जैसे ही वे गाड़ी चलाते हैं, वे पुलिस कारों वाले एक सीन से गुजरते हैं। रीचर ग्लव बॉक्स से एक बंदूक निकालता है, लेकिन रोस्को उसे यकीन दिलाती है कि वे मार्ग्रेव से बहुत दूर है। रीचर को नहीं लगता कि ये काफी दूर है और उसे कहता है कि जब वो कहे तो नीचे झुक जाए।
वे रुकते हैं और वो अपना बैज दिखाती है। ये जानकर कि पुल में बाढ़ आ गई है, वो पूछती है कि क्या पास में कोई मोटेल है। रीचर अपनी शर्ट निचोड़ता है और रोज को अपनी गाड़ी में उसके साइज का कुछ भी न होने के लिए माफी मांगती है। वो वेंडिंग मशीन से खाना लेता है और क्लार्क बार पर जाता है। उसे याद आता है कि जब वो बच्चा था तब हर बेस पर क्लार्क बार्स होते थे। वो और जो हमेशा उस पर भरोसा कर सकते थे। वह उसे आधा ऑफर करता है, लेकिन उसे जैगनेट पसंद है। वो मजाक करता है कि जैगनेट किसी को पसंद नहीं और उसे चैलेंज करता है कि वो जो चिप्स खा रही है उसका फ्लेवर पढ़कर बताए, स्पाइसी केजन क्रॉटैटर्स। उस रात रीचर फर्श पर सोता है जबकि रोज को बिस्तर पर सोती है। वह इससे भी बदतर जगहों पर रहा है और उसने कभी मार्ग्रेव नहीं छोड़ा। उसका परिवार तब से वहाँ रहा है जब से ये शहर बसा है। कॉन्क्लिन ने शहर बसाया था, लेकिन टील्स ने रेलवे के साथ मिलकर शहर हड़प लिया, ट्रैक बिछाए और किसानों को उनकी जमीन से ठग लिया। वह उसके परिवार के बारे में पूछता है। उसके माता पिता तब मर गए थे जब वो बच्ची थी, लेकिन उसे ग्रे, जो पूर्व चीफ डिटेक्टिव था, दूसरे पिता की तरह मिला। उसने उसे पुलिस वाला बनना सिखाया, लेकिन उसने 1 साल पहले फांसी लगा ली थी। वह हमेशा उसके जन्मदिन पर उसे डेजी फूल देता था, क्योंकि वे उसे सबसे ज्यादा पसंद थे। वह उसे परिवार के बारे में पूछता है और वो कहता है कि उसके पास सिर्फ जो बचा था। अगर ब्लाइंड ब्लेक गाना न होता तो उसे जो की मौत के बारे में जानने में सालों लग जाते। रोज को मानती है कि उसे जानकर अच्छा लगा है, भले ही परिस्थितियाँ ऐसी थीं। वह कहता है कि उसे भी वैसा ही महसूस होता है। सुबह वे रोस्को के घर जाते हैं और सामने का दरवाजा थोड़ा खुला पाते हैं। वे हथियार निकाले हुए जांच करते हैं और उन्हें मिट्टी के निशान मिलते हैं, लेकिन कुछ भी गायब नहीं होता। निशान रबर के ओवरशूज के हैं, जो उन दोनों में से किसी के भी हो सकते हैं। वह दरवाजा बंद करती है और लकड़ी पर उकेरा हुआ एक मैसेज पाती है, जल्द मिलते हैं। रीचर कहता है कि उसे एक बंदूक की जरूरत पड़ेगी। घर में घुसपैठ के बाद रीचर तुरंत रोस्को को बचाना चाहता है। उसे कहता है कि डरना सामान्य बात है। ये बात उसे गुस्सा दिलाती है और वो पलटकर जवाब देती है। उसे एक घमंडी बेवकूफ कहती है। वह बताती है कि वो FBI या CIA में शामिल हो सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं चुना क्योंकि वह बकवास बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे उसकी देखभाल करने की जरूरत नहीं है। वह डरी नहीं है, बस गुस्से में है कि कोई उसके घर में घुस गया, जिसे उसने ठीक करने के लिए कड़ी मेहनत की थी और जिसे उसके परिवार ने बनाया था। वह शेल्फ से एक बॉक्स लेती है और उसे खोलती है, जिसमें एक शानदार बंदूक दिखती है। वह इसे रीचर को दे देती है, जो इसे टेस्ट फायर करता है और एक पेड़ के ठूंठ में एक बड़ा छेद कर देता है। रीचर, रोस्को और फिनले मेडिकल एग्जामिनर के ऑफिस में जास्पर से मिलने जाते हैं ताकि मिली दूसरी लाश के बारे में और जान सकें। लाश की पहचान पीट जॉबिंग के रूप में हुई है, जो एक ट्रक ड्राइवर था जिसका रिकॉर्ड एक ट्रैफिक वायोलेशन और एक बदसलूकी के आरोप के अलावा साफ था, जिसे एक वकील ने मिटा दिया था। रोस्को को मॉली बेथ गॉर्डन का फोन आता है, जो सीक्रेट सर्विस की एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थी और जिसने जो के साथ मिलकर काम किया था। वो जो की मौत की खबर से हिल जाती है और रीचर उसे बताता है कि जो नकली नोटों के खिलाफ ऑपरेशंस का नेतृत्व कर रहा था, वह मार्ग्रेव में कुछ गोपनीय जांच कर रहा था, लेकिन मॉली बेथ उन्हें जो की फाइलें देने का वादा करती है। रीचर जोर देता है कि वो सिर्फ हार्ड कॉपी लेकर आए। फिनले बताता है कि वो स्पाइवी के घर जा रहा है और रोस्को को कहता है कि वो वापस पुलिस स्टेशन जाए ताकि ऐसा लगे कि वो चीफ मॉरिसन के मर्डर की जांच कर रहे हैं। वो रीचर को क्लाइनर इंडस्ट्रीज के वकीलों के पास जाने को कहता है ताकि मार्ग्रेव PD में जॉबिंग के पुराने मामलों के बारे में और जानकारी मिल सके। रोस्को टील के साथ नाटक जारी रखती है। उसे बताती है कि उसने जो पूर्व कैदियों की लिस्ट दी थी वो अब उस पर ध्यान देना शुरू कर रही है। स्टीवेंसन पूछता है कि क्या ये उसके समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल है और रोस्को अपनी बात पर अड़ी रहती है। फिर वो अपने कजिन चार्ली और पॉल के बारे में चिंता जाहिर करता है, जो पहुँच से बाहर हैं और वो शहर में क्या हो रहा है इस बात को लेकर चिंतित है। इसी बीच फिनले चुपचाप स्पाइवी के घर घुस जाता है और उसके फोन लॉग्स चेक करता है, जिसमें उसे क्लाइनर इंडस्ट्रीज के लिए कई कॉल्स मिलती हैं। इससे पहले कि वो आगे जांच कर पाता, एक यूनिफॉर्म वाले अफसर ने उस पर हमला कर दिया, जो उस पर शहर में लूटपाट का आरोप लगाता है और उसे खूब पीटता है। रीचर पीट जॉबिंग के अटॉर्नी के ऑफिस में ब्रायन डॉयल के नाम से जाता है और दिखाता है कि उसे होम डिपो के एक डिलीवरी ट्रक ने टक्कर मार दी थी। लेकिन जब वो आखिरकार मान लेता है कि वो पीट जॉबिंग के बारे में जानकारी के लिए आया है, तो वो वक्त बर्बाद नहीं करता और वकील को जॉबिंग की फाइल निकालने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करता है। इसी बीच फिनले को ऑल्टन PD के एक होल्डिंग सेल से एक गुस्से में भरी रोस्को बाहर निकालती है। वो इस बात पर बहुत भड़की हुई है कि 2 अफसरों ने उसे पीटा और मजाक में पूछती है कि आखिरी बार कब उन्होंने एक 3-piece सूट पहने हुए चोर को पकड़ा था। फिनले उसे शांत करता है, कहता है कि गाली देना एक कमजोर दिमाग की निशानी है, लेकिन वो उसके साथ खड़े रहने की सराहना करता है। गाड़ी की तरफ जाते हुए वो उसे बताता है कि उसे कुछ अहम जानकारी मिली है। टीम जोलिन के चिकन शेक पर फिर से इकट्ठा होती है। रीचर जॉबिंग की फाइल देखता है और पता चलता है कि क्लाइनर्स ने जॉबिंग के लीगल फीस का खर्च उठाया था। फिनले बताता है कि स्पाइवी गायब हो गया है, लेकिन उसके फोन पर क्लाइनर इंडस्ट्रीज को कई कॉल्स की गई थी। वो क्लाइनर इंडस्ट्रीज जाने का फैसला करते हैं ताकि क्लाइनर से मुकाबला कर सकें, जबकि रोस्को क्लाइनर इंडस्ट्रीज में जो की किराए की कार ढूंढती रहती है।
क्लाइनर स्पाइवी या जॉबिंग की स्थिति के बारे में कुछ भी जानने से इनकार करता है। वो फिनले से जांच बंद करने का आग्रह करता है, लेकिन फिनले दृढ़ रहता है। क्लाइनर को चेतावनी देता है कि अगर वो जांच में दखल देता रहा तो गंभीर परिणाम होंगे। क्लाइनर इंडस्ट्री से वापस आते हुए रीचर क्लाइनर के धमकाने वाले तरीकों पर गौर करता है और एक ऐसे समय को याद करता है जब उसने और जो ने ऐसे ही किसी व्यक्ति से निपटा था। टीम फिनले के घर पर फिर से मिलती है और सहमत होती है कि अभी के लिए छिपकर रहना सबसे अच्छा विकल्प है। वे फिर से इकट्ठा होने का फैसला करते हैं। बाद में एक मोटेल में रीचर ब्लू कैट बार एंड ग्रिल जाने की योजना बनाता है ताकि स्पाइवी के बारे में पूछ सके, जबकि रॉस्को मिसेस जॉबिंग से मिलने का फैसला करती है। एक स्थानीय सुविधा स्टोर पर कुछ निजी सामान लेते हुए रॉस्को की मुलाकात केजे से होती है। क्लाइनर रीचर के बारे में अफवाहें फैलाना शुरू कर देता है। दावा करता है कि उसने युद्ध में नागरिकों को मार डाला था और उसके सभी आरोप साफ हो गए थे। अपने कनेक्शंस के दम पर क्लाइनर रीचर को एक कातिल बताता है। फिनली चार्ल्सटन ब्रांच के स्टीव विलियम्स बनकर एक्सिस फाइनेंशियल में एक टीम बिल्डिंग इवेंट में जाता है। यही वो कंपनी है जहां हबल काम करता था। फिनली को पता चलता है कि हबल 1 साल से ब्लू कैट बार एंड ग्रिल में काम पर नहीं आया है। रीचर को स्पाइवी के बारे में वो जवाब नहीं मिलते जो उसे चाहिए थे और उसे वहाँ से जाने को कहा जाता है। पीछे हटने के बजाय रीचर एक आदमी को घूंसा मारकर नीचे गिरा देता है और पूछता है कि स्पाइवी कहाँ है। वो आदमी बता देता है कि स्पाइवी 2 स्पेनिश बोलने वाले लोगों के साथ जल्दी में रवाना हुआ था। जैसे ही रीचर बाहर निकलता है उसे एक कार उसका पीछा करती दिखती है। वो उन्हें एक खेत की तरफ ले जाता है। वहाँ रीचर उन पर घात लगाकर हमला करता है और दोनों व्यक्तियों को बेअसर कर देता है। जब वो उनकी कार की डिग्गी खोलता है तो उसे स्पाइवी पहले से ही वहाँ मिलता है, जिसके सिर पर चोट लगी होती है और वो जान गंवा चुका होता है। रीचर दोनों बेअसर किए गए आदमियों को उनकी कार की डिग्गी में रख देता है। फिनली रीचर को अपडेट करता है कि जो की रेंटल कार मिल गई है। रॉस्को फिर रीचर से केजे की बताई हुई बातों के बारे में सवाल करती है। रीचर बताता है कि जब वो बगदाद के पास तैनात था उसने 3 ऐसे लोगों को रोका था जो बच्चों के एक समूह को नुकसान पहुंचा रहे थे। वो कहता है कि ये एक कठिन फैसला था लेकिन जरूरी था। उसके बाद रीचर और रॉस्को हिटमैन की कार को एयरपोर्ट ले जाकर एक गैराज में पार्क कर देते हैं। उस रात वे अटलांटा के एक होटल में चेक इन करते हैं। जब रीचर शावर में होता है रॉस्को भी वहाँ आती है और दोनों करीब आ जाते हैं। वे रात साथ बिताते हैं। अगले दिन रीचर और रॉस्को जॉबलिंग के घर जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि ये पीट के माता पिता का घर है। उन्हें बेटे का पता मिलता है और वे वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ वे एक ऐसा घर देखते हैं जिसमें बहुत कीमती फर्नीचर होता है जो एक ट्रक ड्राइवर के लिए असामान्य लगता है। मिसेस जॉबलिंग मानती हैं कि उन्हें संदेह था कि पीट किसी मुसीबत में फंसा हुआ है। वे कोई सुराग खोजने के लिए गैराज की तलाशी लेते हैं, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता। इसी दौरान टील मार्ग्रेव पीडी में फिनली को क्लाइनर के मामलों से दूर रहने के लिए चेतावनी देता है। रीचर और रॉस्को पिकार्ड से मिलते हैं जो उन्हें उस मोटेल का पता देते हैं जहां जो अपने आखिरी दिनों में ठहरा था। रीचर को 3 फोन नंबरों वाला एक छिपा हुआ नोट मिलता है। इससे पहले कि वे उस पर कोई कदम उठा पाते कुछ हमलावर उन पर घात लगा देते हैं, लेकिन रॉस्को रीचर को बचाने में सफल होती है। वे फिनली से मिलते हैं जो उन नंबरों पर कॉल करता है। वो नेग्लिगली को भी एक नंबर की जांच करने के लिए कहता है। बाद में मॉली बेथ जो की फाइलों के साथ अटलांटा पहुंचती है, लेकिन रीचर के पहुंचने से पहले ही कोई उन्हें नुकसान पहुंचा देता है और फाइलें ले जाता है। मॉली बेथ गॉर्डन की मौत उनके मन में थी, इसलिए रॉस्को, फिनली और रीचर ये पता लगाने के लिए संकल्पित थे कि इसके पीछे कौन था। मार्ग्रेव लौटते समय वे एक ऐसे घर के पास से गुजरते हैं जहां उन्होंने पहले एक कुत्ते के साथ बुरा व्यवहार होते देखा था। फिनली कार रोकता है और रीचर के साथ यार्ड में जाता है ताकि कुत्ते की गर्दन में कसते हुए कॉलर को हटा सके। मालिक आता है और उन पर चिल्लाता है कि वे उसकी संपत्ति पर क्यों है। रीचर उसे शांत करने के लिए उसके चेहरे पर घूंसा मारता है और फिर कॉलर उसके गले में डाल देता है और पूछता है कि ये कैसा लग रहा है। कुत्ता खुश होकर कार में कूद जाता है, जिससे रॉस्को चौंक जाती है। रीचर हबल के घर तक लिफ्ट मांगता है क्योंकि उसकी कार गोलियों से खराब हो गई थी और उसे हबल के बेंटले में एक नई कार चाहिए थी। रीचर पुलिस स्टेशन वापस जाता है और देखता है कि किसी ने रॉस्को के ट्रक पर हॉर्स स्प्रे पेंट कर दिया है। रीचर जल्दी से गाड़ी में वापस कूदता है। केजे का सामना करने जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वही इसके पीछे है। रॉस्को और फिनले रीचर के पीछे जाते हैं ताकि उसे कुछ ऐसा करने से रोक सके जिसका उसे बाद में पछतावा हो। रीचर को केजे का ट्रक एक कैफे के बाहर खड़ा मिलता है और वो उसका सामना करने के लिए अंदर चला जाता है। जब केजे रॉस्को का अपमान करता है तो लड़ाई छिड़ जाती है और रीचर आसानी से केजे और उसके आदमियों को पीट देता है। केजे चाकू लेकर कूदता है, तभी रॉस्को और फिनले वहाँ पहुँच जाते हैं ताकि बात और बिगड़े नहीं। मिस्टर क्लीनर आता है और मांग करता है कि रीचर को मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया जाए। फिनले रॉस्को से कहता है कि वो रीचर को बाहर ले जाए।
रॉस्को को टील का फोन आता है, जहां वो उसे बताता है कि उसने पता लगा लिया है कि वो सही केस पर ध्यान नहीं दे रही थी, यानी मॉरिसन मर्डर केस पर। वो उसे खराब काम के लिए नौकरी से निकाल देता है। रॉस्को पीछे नहीं हटती और फिनले को बताती है कि वो अपनी गन वापस नहीं करेगी। फिनले उसे बताता है कि वो भी नहीं चाहता कि वो ऐसा करे, क्योंकि जो कुछ भी चल रहा है उसे देखते हुए। फिर फिनले बताता है कि क्लीनर्स रेचर के खिलाफ कोई चार्ज नहीं लगा रहे हैं। रेचर सोचने लगता है कि ग्रे शायद कुछ पीछे छोड़ गया होगा। ग्रे ने कथित तौर पर आत्महत्या करने से 1 साल पहले रॉस्को को अपनी डेजर्ट ईगल दी थी, जो समझ नहीं आता। टीम रॉस्को के घर जाती है ताकि उस बॉक्स को चेक कर सके जिसमें गन आई थी। रेचर को एक चाबी के साथ एक छिपा हुआ कंपार्टमेंट मिलता है। पहले तो वे अनिश्चित होते हैं कि ये क्या खोलता है, लेकिन फिर रेचर को याद आता है कि रॉस्को ने बताया था कि ग्रे हर हफ्ते बार्बर शॉप जाता था। जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो मोस्ले रॉस्को को बताता है कि ग्रे ने उसे कहा था कि वो एक बड़ी फाइल कैबिनेट उसके अलावा किसी को न दे, यह कहते हुए कि उसे अपनी लड़की पर गर्व था। बॉक्स में क्लीनर्स के फाइनेंस का विस्तृत रिकॉर्ड होता है, जिससे पता चलता है कि वे जितना पैसा कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा बांट रहे हैं। टीम को पता चलता है कि क्लीनर्स एक बड़ा नकली नोट बनाने का काम चला रहे हैं और वे मार्ग्रेव के लोगों को जो पैसा देते हैं वो उनकी वफादारी खरीदने के लिए है। रेचर को एहसास होता है कि नकली पैसे बांटने के लिए मार्ग्रेव सही जगह है। फिनले बताता है कि कोस्ट गार्ड की नाकेबंदी ने क्लीनर्स को उनके नकली पैसे मिलने से रोक दिया है और हालिया हत्याएं दिखाती हैं कि वे घबरा रहे हैं क्योंकि वे अपने ग्राहकों को सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। रॉस्को को अचानक एहसास होता है कि ग्रे की भी हत्या हुई थी और वो फिनले के साथ बार्बर शॉप से गुस्से में बाहर निकल जाती है। रेचर को अपने बचपन की याद आती है जब उसकी माँ ने उसे और जो को बाल कटवाने और अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनने के लिए कहा था ताकि वे जनरल बिशप के बेटे को पीटने के लिए माफी मांगने जा सकें। जो माफी मांगता है, लेकिन जब जोसेफीन रेचर को धक्का देती है तो वो पहले तो मना करता है, लेकिन आखिर में माफी मान लेता है। हालांकि उसकी माफी यह होती है कि उसे अफसोस है कि लड़के के चेहरे के दोनों तरफ बराबर नुकसान नहीं हुआ। रेचर मुस्कुराता हुआ चला जाता है। उसने यह सबक सीखा है कि बुरे लोग माफी के हकदार नहीं होते। वो यह बात रॉस्को और फिनले के साथ शेयर करता है। रेचर को निगली का एक अजीब कॉल आता है जो कहती है कि वो 10 बजे डिनर करना चाहती थी, लेकिन उसने 6 बजे ही कर लिया। रेचर को पता चलता है कि 106 मिलिट्री पुलिस का कोड है, जिसका मतलब है सिविलियन पुलिस को भेजो। नेगली अनसिक्योर्ड लाइन पे ज्यादा कुछ कह नहीं पाई, पर उसे पता था रीचर समझ जाएगा और उसने रियलाइज किया कि वो उसे सिविलियन होने पर चिढ़ा रही थी। रीचर को मेम्फिस जाना है, लेकिन रॉस्को कंफ्यूज है कि वो उसे कैसे ढूंढेगा। रीचर उन्हें अपना प्लान बताता है और जब वो मेम्फिस पहुंचता है तो वो बिल्कुल वही डाइनर चुनता है जहां नेगली होती है। वो लोग आपस में प्राइवेट बात करने के लिए एक बड़े पब्लिक पार्क में जाते हैं। नेगली रीचर को बताती है कि जो की लिस्ट में से एक नाम एक EPA एजेंट का था जिसका मर्डर हुआ था, सपोजिडली एक रॉबरी के दौरान। लेकिन नेगली को कुछ अजीब लगता है। रिपोर्ट कहती है कि उसे एक साइलेंस्ड 9 मिलीमीटर बुलेट से मारा गया था और रॉबरी के दौरान कुछ भी नहीं चोरी हुआ, तो रॉबरी वाली स्टोरी समझ नहीं आती। नेगली रीचर को बताती है कि मेम्फिस के एक कॉप को EPA एजेंट के मर्डर पर डाउट्स थे, पर FBI के केस संभालने के बाद वो पीछे हट गया था। ये कॉप नेगली से मिलने को अग्री करता है और उसे अपने एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेंट से मिलवाता है, ये देखने के लिए कि उनके पास कोई यूजफुल इन्फो है या नहीं। वो ये भी बताती है कि EPA एजेंट के मारे जाने के बाद उसकी बॉडी बुरी तरह से बिगाड़ दी गई थी। और जब रीचर मेंशन करता है कि जो के साथ भी ऐसा ही हुआ था, तो नेगली रियलाइज करती है कि ये उसके लिए कितना पर्सनल है और उसे केयरफुल रहने की वार्निंग देती है। नेगली आगे बताती है कि EPA एजेंट मिसिसिपी रिवर में हाई पोल्यूशन लेवल्स की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और उसकी रिपोर्ट का लास्ट पेज मिसिंग है। जिस एरिया पर वो फोकस कर रहा था वो चेस्टर, अलाबामा के पास है। रीचर जिद करता है कि उन्हें वहाँ जाना होगा। इसी बीच रॉस्को ग्रे की डेथ के बारे में पता करने के लिए मेडिकल एग्जामिनर जास्पर से मिलने जाती है। वो पूछती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ग्रे के सर पर लगी चोट गिरने से नहीं बल्कि किसी चीज से मारने की वजह से लगी हो। जास्पर एक फोटो दिखाता है जिसमें जख्म पर एक डायमंड शेप्ड पैटर्न बना होता है, जिसे रॉस्को अपनी सस्पिशन की कंफर्मेशन समझती है। वो जल्दी से जास्पर के ऑफिस से निकल जाती है। रीचर और नेगली चेस्टर पहुंचते हैं और एक फिशरमैन से बात करते हैं जो उन्हें बताता है कि क्लारन केमिकल्स पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, लेकिन EPA ने इस पर कुछ नहीं किया। नेगली कंपनी के बारे में सर्च करती है और पता चलता है कि वो सालों पहले डिसॉल्व हो चुकी थी और उसकी ओनर क्लाइनर इंडस्ट्रीज थी। जास्पर से मिलने के बाद रॉस्को मार्ग्रेव पुलिस स्टेशन में गुस्से से घुसती है और टील के चेहरे पर 2 बार पंच करती है। फिनले और बेकर को उसे रोकना पड़ता है। फिनले रॉस्को को घसीटकर अपनी कार तक ले जाता है और उसके एक्शंस के लिए उसे डांटता है, जिससे टील को क्लियर हो जाता है कि उन्हें पता है मार्ग्रेव में असल में क्या चल रहा है। फिनले रॉस्को को वार्न करता है कि वो टाउन में नहीं रुक सकती, वरना टील उसके अरेस्ट के लिए वारंट निकलवा देगा। वो उसे एक मोटेल ले जाता है और वहाँ उसे पिकार्ड का कॉल आता है जो कहता है कि वो अब चार्ली और उसकी बेटियों का ध्यान
ध्यान नहीं रख सकता। ये सही हो जाता है क्योंकि अब रॉस्को उनके साथ रह सकती है। छुपे रहते हुए नेगली को मेम्फिस पीडी में अपने कॉन्टैक्ट से पता चलता है कि इन्फॉर्मेंट बात करने के लिए रेडी है, तो वो और रीचर उसे एक स्ट्रिप क्लब में मिलते हैं। उन्हें पता चलता है कि जिस आदमी ने EPA एजेंट को मारा था उसे वाइकिंग के नाम से जाना जाता है। जैसे ही वो क्लब से निकलते हैं वो एक पुलिस कार की बैक सीट पर होते हैं जब ड्राइवर अचानक अपने पार्टनर को शूट कर देता है और मार देता है। ड्राइवर रीचर और नेगली को बताता है कि उसे क्लाइनर ग्रुप ने चुप रहने का ऑर्डर दिया है और कि अगले वो लोग हैं। रीचर और नेगली ने ड्राइवर की सीट के पीछे लात मारी जिससे उसने कंट्रोल खो दिया और कार एक नदी में जा गिरी। वो डूबती हुई गाड़ी से निकलने में कामयाब हो गए और ऑफिसर को डूबने के लिए छोड़ दिया। उन्हें सूखे कपड़े बदलने के लिए एक कपड़ों का डोनेशन बिन मिला और जहां नेगली वाइकिंग के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने के लिए मेम्फिस वापस गया, वहीं रीचर फिनले के साथ काम करने के लिए मार्ग्रेव लौट आया। फिनले क्लाइनर इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग में घुस गया इस उम्मीद में कि उसे ऐसे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे जिनसे नकली नोट बनाने का ऑपरेशन बेनकाब हो सके। जब वो क्लाइनर के ऑफिस में घुसा तो उसे वो आदमी मरा हुआ मिला। उसका गला बेरहमी से काटा गया था जिसे वेनेजुएलन बटरफ्लाई कट के नाम से जाना जाता है। क्लाइनर के मर्डर के बाद फिनले पुलिस स्टेशन में टील से मिलने गया जहाँ केजे ने उसे घेरा। टील ने फिनले को पीछे हटने का ऑर्डर दिया, लेकिन इससे फिनले और भी ज्यादा ये पता लगाने के लिए दृढ़ हो गया कि आखिर चल क्या रहा है। पिकार्ड रॉस्को को एक सेफ हाउस ले गया ताकि वो चार्ली और बच्चों पर नजर रख सके। ये समझते हुए कि वो जिस बेंटली को चला रहा था वो बहुत पहचानी जा सकती है, रीचर उसे विंडो टिंटिंग के लिए एक ऑटो शॉप पर ले गया ताकि बहाने से एक ऐसी लोनर कार मिल सके जो ज्यादा ध्यान न खींचे। और फिर रीचर और फिनले उस नए वाहन का उपयोग क्लाइनर के वेयरहाउस पर नजर रखने के लिए करते हैं जहाँ वे नेगली और 110वें के बारे में बात करते हैं। रीचर दोनों ही टॉपिक्स पर एकदम चुप रहा। वे डॉसन को क्लाइनर के एक बॉक्स ट्रक में चढ़ते हुए देखते हैं और उसका पीछा करते हुए टेनेसी पहुंचते हैं जहां डॉसन एक मोटेल पर रुकता है। रीचर ट्रक पर चढ़ता है, शीट मेटल में एक छेद करता है लेकिन पाता है कि ट्रक खाली है। भ्रमित होकर वे उन 2 प्रोफेसरों को फोन करते हैं जिनके साथ जो काम कर रहा था। उन्हें पता चलता है कि प्रिंसटन के प्रोफेसर ब्रायंट की हत्या कर दी गई है। रीचर दूसरी प्रोफेसर कैस्टिलो को फोन करता है, उसे सावधान रहने की चेतावनी देता है और बताता है कि वो न्यूयॉर्क जा रहा है। सेफ हाउस में रॉस्को को पेड़ों के बाहर एक रोशनी दिखती है। वो चार्ली को लड़कियों को भागने के लिए तैयार करने को कहती है, एक बंदूक पकड़ती है और देखने जाती है। वो 2 हिटमैन को चौंका देती है और चार्ली और लड़कियों को भागने के लिए चिल्लाती है। वे भाग निकलते हैं और हाईवे की तरफ बढ़ते हैं। रॉस्को दोनों आदमियों को मार देती है और चार्ली और लड़कियों से मिलती है और फिर वे पिकार्ड का इंतजार करने के लिए एक डिनर पर जाते हैं। डिनर पर चार्ली बताती है कि उसके पति हबल को क्लाइनर ने अपने वेनेजुएला वाले फैसिलिटी में आने के लिए फुसलाया था जहाँ उसे क्लाइनर के ऑपरेशंस के बारे में सच्चाई पता चली ताकि हबल को सहयोग करने के लिए मजबूर किया जा सके। क्लाइनर ने उसे दिखाया कि वो कितना क्रूर हो सकता है। पिकार्ड आता है और वे उसके साथ निकल जाते हैं। फिनले रीचर को एयरपोर्ट पर छोड़ देता है और जब वे न्यूयॉर्क पहुंचते हैं, रीचर अपने नाप का एक सूट लेता है और प्रोफेसर कैस्टिलो से मिलने एक पुलिस स्टेशन जाता है। उसने पुलिस से रीचर के आने तक अपनी सुरक्षा करने के लिए कहा था। कैस्टिलो रीचर को बताती है कि जो उसके साथ बड़े पैमाने पर ऐसे नकली नोट बनाने पर चर्चा कर रहा था जिनका पता न लगाया जा सके। उसे पता चला था कि किसी ने लगभग परफेक्ट $100 के नोट बनाने का तरीका ढूंढ लिया था और उन्हें अटलांटा में कहीं बनाया जा रहा था। रीचर को एहसास होता है कि वो ऑपरेशन के बारे में पूरी तरह गलत था। क्लाइनर्स नकली पैसे अंदर नहीं भेज रहे थे, वे अटलांटा फैसिलिटी का इस्तेमाल उसे वेनेजुएला भेजने के लिए कर रहे थे। ऑफिसर दियाज से कस्टिलियो को बचाने के बारे में बात करने के बाद रीचर को पता चलता है कि कोई उसका पीछा कर रहा था। वह पीछा करने वाले को एक गली में ले जाता है और उसे मार डालता है। ऑफिसर स्टीवेंसन के घर की आग से बचने वाली सीढ़ी पर वह अपनी पत्नी एम्मा के साथ सोने की तैयारी कर रहा होता है और स्टेशन पर क्या चल रहा है इस बारे में बात कर रहा होता है। जैसे ही वे लाइट बंद करते हैं, एक ट्रक आता है और सफेद सूट पहने 4 लड़के बाहर निकलते हैं। रीचर का प्लेन अटलांटा में लैंड करता है और उसे एक आदमी व्हील वाले सूटकेस के साथ दिखता है। इससे उसे एक पुरानी बात याद आती है जब उसका परिवार जर्मनी शिफ्ट हो रहा था। उसकी माँ उसे और जो को कुछ बातें बताती है जो शायद अभी समझ ना आए पर बाद में आ जाएंगी। बाद में वो जो को बताती है कि वो दुनिया में सब कुछ ठीक नहीं कर सकता है, लेकिन रीचर के लिए कुछ चीजें ठीक करना ही काफी है। वो कहती है कि उसमें अपने साइज के 3 लड़कों जितनी ताकत है, लेकिन ये उस पर है कि वो उस ताकत का क्या करता है। वो उसे बताती है कि वो सही काम करेगा। फिनली रीचर को पिकअप करता है और रीचर उसे बताता है कि नकली नोट बनाने का सारा खेल पेपर का है और जो को लगा था कि उसे इसका सोर्स मिल गया है। रीचर बेंटली लेना चाहता है, लेकिन फिनली कहता है कि उन्हें पहले रुकना होगा। वे मिस्टर क्लाइनर के अंतिम संस्कार में जाते हैं और वहाँ डॉसन फिनली को धमकी देकर चला जाता है। जब वे बेंटली लेने के लिए ऑटो शॉप पहुँचते हैं तो फिनली को एक कॉल आता है और वो हैरान रह जाता है। वो रीचर को बताता है कि वे तुरंत वहाँ जाएंगे। वे ऑफिसर स्टीवेंस के घर पहुँचते हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि वो एक क्राइम
सीन है। स्टीवेंसन और उसकी पत्नी को टॉर्चर करके मार दिया गया है। फिनली कहता है कि इससे उनके सवाल का जवाब मिल गया है कि स्टीवेंसन शामिल था या नहीं, लेकिन रीचर इससे सहमत नहीं होता। वो कहता है कि चीफ मॉरिसन का खून एक मैसेज देने के लिए था, लेकिन ये वाला अलग है। स्टीवेंसन को अपनी पत्नी को टॉर्चर होते हुए देखने पर मजबूर किया गया था, जिसे रीचर को लगता है कि उससे इन्फो निकलवाने के लिए किया गया था। उन्हें लगता है कि कातिलों को लगा था कि स्टीवेंसन फिनली और रीचर के साथ काम कर रहा था, इसलिए वे चाहते थे कि वो जो जानता है वो बता दे। टील आता है, फिनली को निकाल देता है और रीचर को क्राइम सीन से दूर रहने को कहता है। फिनली रीचर को बताता है कि उसे स्टीवेंसन के पेरेंट्स को खबर देने के लिए टुपलो जाना होगा, लेकिन रीचर कहता है कि वो डिनर पर ऑफिसर बेकर के साथ लंच करने जा रहा है। रीचर बेकर को यकीन दिलाता है कि उसे नहीं लगता कि बेकर हत्याओं में शामिल है, लेकिन उसे लगता है कि फिनली गंदा है। वो बेकर को बताता है कि वो उस रात हबल्स के घर में घुसकर कोई सबूत ढूंढने की प्लानिंग कर रहा है। बेकर ये मान लेता है और कहता है कि अगर रीचर को कुछ मिलता है तो उसके पास ले आए। रीचर एक स्पोर्ट्स गुड स्टोर पर रुकता है, कैमोफ्लेज कपड़े, एक चाकू और एक ब्लैक जैक लेता है, फिर हबल्स के घर की ओर चला जाता है। वो गियर पहनता है और अपने चेहरे पर गहरे हरे रंग का मेकअप लगाता है। बाहर छिपे रहते हुए डॉसन और सफेद सूट पहने 4 और लड़के आते हैं और घर में घुस जाते हैं। रीचर ट्रक ड्राइवर को निपटा देता है। अंदर डॉसन के 2 लड़कों को ट्रक की हेडलाइट्स चमकती हुई दिखती हैं। एक चेक करने जाता है और रीचर उसे मार देता है, बॉडी को ट्रक के बेड में फेंक देता है। फिर वो चुपके से वापस घर में घुसता है और एक और लड़के को निपटा देता है चुपचाप। उसे डॉसन का एक और आदमी मिलता है और उसे भी मार देता है। डॉसन देख लेता है और रीचर पर गोली चलाता है, लेकिन रीचर मरे हुए आदमी की बॉडी को ढाल बना लेता है, जबकि डॉसन उस पर अपनी पूरी गन खाली कर देता है। रीचर और डॉसन लड़ते हैं और डॉसन एक रॉड से रीचर को मारता है। वे बाहर जाते हैं और डॉसन रीचर को पूल में धकेल देता है, लेकिन रीचर अपनी गन पकड़ लेता है। डॉसन को कई बार गोली मारता है और पक्का करता है कि वो मर गया है। रीचर सारे हथियार उठाता है और उन्हें बेंटली की डिक्की में फेंक देता है। थका हुआ वो अपने कपड़े उतारता है और नहाता है। कपड़े पहनते हुए उसे अपने भाई के क्लू वाला पेपर दिखता है, लेकिन गीला होने के कारण उस पर लिखा हुआ मिट गया है। इससे उसे एक आइडिया आता है कि जालसाजों को अपना पेपर कैसे मिला। वो रॉस्को को अपडेट देने के लिए कॉल करता है और अपनी थ्योरी समझाता है। रीचर को लगता है कि जालसाज $1 के नोट इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ब्लीच कर रहे हैं और फिर उन्हें $100 के नोटों में बदल रहे हैं, जिन्हें इस्तेमाल करने के लिए वेनेजुएला भेजा जाता है। रॉस्को एक्साइटेड है, लेकिन उसे याद दिलाती है कि फेड्स के पास जाने से पहले उन्हें पक्के सबूत चाहिए। चूँकि जो ने जॉबलिंग के गैरेज का जिक्र किया था, रीचर ने उसे देखने का फैसला किया। कॉल खत्म होने के बाद पिकार्ड रॉस्को से पूछता है कि सब ठीक है क्या, और वो कहती है कि उसे लगता है रीचर ने केस सुलझा लिया है। इसी बीच फिनले ने अभी ऑफिसर स्टीवेंसन के पेरेंट्स को उनके बेटे के बारे में बताया है, और जब रीचर अपडेट के साथ कॉल करता है तब वो अपने मोटेल में वापस आ गया है। जब वे बात कर रहे होते हैं, फिनले 3 हिटमैन को देखता है जिन्हें वो पहचानता है। वे मोटेल के ऑफिस में घुसते हैं। रीचर उसे बताता है कि दीवार तोड़कर अगले कमरे में घुसकर और खिड़की से बाहर चढ़कर कैसे भागना है। फिनली अपनी कार में बैठकर तेजी से निकल जाता है, लेकिन इससे पहले वो हिटमैन की कार के टायर शूट कर देता है। रीचर और फिनले जॉबलिंग के घर पहुंचते हैं, लेकिन पाते हैं कि वो आग में पूरी तरह से तबाह हो गया है। एक पड़ोसी कहता है कि जॉबलिंग की पत्नी जूडी कुछ दिन पहले चली गई थी। रीचर को याद आता है कि जूडी ने कभी अपना लास्ट नेम नहीं बदला। वो जो के नोट्स चेक करता है और देखता है कि उसने जॉबलिंग्स गैराज को प्लूरल पॉसेसिव फॉर्म में लिखा था। रीचर को एहसास होता है कि उन्हें पेरेंट्स के घर जाना चाहिए, जहां 2 जॉबलिंग रहते थे। वे पेरेंट्स के घर पहुंचते हैं और गैराज की ओर जाते हैं, जहां उन्हें कई क्लाइनर एयर कंडीशनिंग बॉक्सेस मिलते हैं, जो ताज़े प्रिंट किए गए $100 के बिलों से भरे होते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने केस सुलझा लिया है और वे पिकार्ड को जाली बिल देने और जांच फेड्स को सौंपने की योजना बनाते हैं। सेफ हाउस जाते समय नेगली रीचर को कॉल करके बताती है कि उसे EPA एजेंट को मारने वाले हिटमैन का हुलिया मिल गया है, और वो एक मरे हुए FBI एजेंट से मेल खाता है जो एजेंट पिकार्ड का पार्टनर था। जब रीचर सेफ हाउस में घुसता है तो उसका सामना 3 गनों से होता है जो उस पर ताक कर रखी हैं। एक टील की, एक केजे की, क्लाइनर और एक एजेंट पिकार्ड की। रीचर नेगली से कहता है कि उसे जाना होगा। टील, केजे और पिकार्ड ने रीचर और फिनले पर बंदूक तान रखी है। वे एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें रॉस्को रीचर को बताती है कि अगर वो उनकी बात नहीं मानेगा तो वे उसे, चार्ली और बच्चों को टॉर्चर करके मार डालेंगे, जैसा उन्होंने मॉरिसन के साथ किया था। रीचर मना कर देता है, ये कहते हुए कि रॉस्को और चार्ली बहुत कुछ जानते हैं, इसलिए उन्हें वैसे भी मार दिया जाएगा। केजे कहता है कि चार्ली को काबू करना आसान होगा जब वे पॉल हबल को उनके सामने मरते देखेंगे। केजे अपने ऑपरेशन में अपनी भूमिका पर शेखी बघाड़ता है और मानता है कि उसने अपने पिता और जो को मारा था। रीचर समझ जाता है कि मॉरिसन ने जो के शरीर को मारा था, जबकि डॉसन उसे लात मार रहा था।
केजे कहता है कि उन्हें पॉल हबल को ढूंढने के लिए रीचर की जरूरत है, क्योंकि वो एक ढीला सिरा है। वे जानते हैं कि रीचर एक ट्रैकर है और चाहते हैं कि वो पकार्ड की हबल को ढूंढने में मदद करे। रीचर के पास हबल को ढूंढने के लिए अगली सुबह तक का समय है, वरना लड़कियों और बच्चों को मार दिया जाएगा। रीचर और पकार्ड बेंटली में निकल पड़ते हैं और रीचर पकार्ड को समझाता है कि उसे एक मैप और सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। वे मार्ग्रेव डाइनर पर रुकते हैं, जहां वेट्रेस के पाई और कॉफी लाने पर रीचर को पता चलता है कि पॉल ऑगस्टा में है। रीचर जानबूझकर कॉफी गिराता है और जब पकार्ड का ध्यान भटकता है तो वो एक कांटा पकड़ लेता है। वे कार की तरफ बढ़ते हैं और रीचर कांटा पिछले टायर में घुसा देता है। वापस पुलिस स्टेशन में फिनले को ऑफिसर बेकर ने हथकड़ी पहनाई, पीटा और एक होल्डिंग सेल में फेंक दिया था। कांटे ने अपना काम किया और टायर पंचर हो गया। रीचर और पकार्ड उसे बदलने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन जब रीचर डिग्गी खोलता है तो वो डॉसन के गिरोह से ली हुई गन में से एक निकालता है और पकार्ड पर गोली चला देता है। रीचर पकार्ड को बाहर आने का झांसा देता है और उसे गोली मार देता है, जिससे पकार्ड सड़क किनारे मरने के लिए पड़ा रह जाता है। रीचर हबल को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जब रीचर उसे ढूंढ लेता है तो वो हबल को बताता है कि जब तक वो मिल नहीं जाता उसके परिवार को बंधक बनाया गया है। रीचर को यकीन है कि अब जब हबल मिल गया है तो वे उसके परिवार को रिहा नहीं करेंगे, इसलिए उन्हें बचाने के लिए हबल को रीचर की हर बात माननी पड़ेगी। रीचर डॉसन का ट्रक लेने के लिए हबल के घर जाता है, इसे फिनले को बचाने और क्लाइनर वेयरहाउस पर हमला करने की योजना बनाता है। फिनले अभी भी बेकर की निगरानी में है और जब रीचर फिनले के फोन पर छिपने और कवर लेने के लिए टेक्स्ट करता है तो बेकर प्रतिक्रिया देने में बहुत धीमा होता है। रीचर ट्रक को पुलिस स्टेशन के सामने के एंट्रेंस से अंदर घुसा देता है, जिससे बेकर होल्डिंग सेल से चिपक कर बुरी तरह घायल हो जाता है और मर जाता है। फिनले के आजाद होने के बाद हबल आ जाता है और वे पुलिस लॉकर से हथियार और गोला बारूद ले लेते हैं। नेगले भी पहुंच जाता है, ये सोचते हुए कि रीचर को मदद की जरूरत थी। उनकी आखिरी फोन कॉल के बाद वे पुलिस स्टेशन से निकलकर नाई की दुकान पर जाते हैं, ये जानते हैं कि मॉसले उनसे हमदर्दी रखेगा। जब मॉसले कॉफी बनाता है तब हबल उस वेयरहाउस का लेआउट बनाता है जहां लड़कियों और बच्चों को रखा गया है। समूह वेयरहाउस की ओर बढ़ता है जहां उन्हें बाहर कई गार्ड मिलते हैं। रीचर को लगता है कि अंदर और भी लोग हैं और उसे लगता है कि वो भारी हथियारों के साथ अंदर घुस जाएगा। निगले को वेयरहाउस के अंदर बाहर के गार्ड्स को खत्म करने का काम सौंपा जाता है। टील एक गार्ड को बच्चों को एक ऊंचे ऑफिस में ले जाने को कहता है। चार्ली और रॉस्को को उनकी चिंता में पीछे छोड़ देता है। रॉस्को चार्ली को उम्मीद बनाए रखने को कहता है, ये मानते हुए कि रीचर उन्हें बचा लेगा। निगले 2 बाहर के गार्ड्स को खत्म करता है और रीचर आखिरी वाले से निपटता है। फिर वो एक रोल अप दरवाजे के नीचे पेट्रोल डालता है और फिनले उसमें आग लगा देता है।